वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट करा है एक मिशन जो कि 5000 क्वेश्चंस को कवर अप करने का है और हर एक क्वेश्चन में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताता चलता हूँ। सो इसी सीरीज़ में आज जो हमारा ये वीडियो होगा ये 11th वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रीवियस वीडियोस दिए हुए हैं, हर एक वीडियो को देखिए और जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन वीडियोस में बिना स्किप करे उन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। उसका कारण ये है कि आप लोगों को मैं यहाँ पर ये भी सिखा रहा हूँ कि आप लोग रिकॉल कैसे करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो वहाँ पर अगर आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाए तो आपका पढ़ा हुआ सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर 2 सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। इसमें एक है सबा नूर, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है, और दूसरे हैं मीना राज। ये जो सब्सक्राइबर हैं हमारे ये यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी सबा नूर की बात करें, इन्होंने सिर्फ इस वीडियो के लिए जो प्रीवियस वीडियोस था हमारा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का सेट नंबर 10, तो उसके लिए इन्होंने थैंक्स बोला है। अभी इन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, ये थोड़ा सा यहाँ पर इनके साथ प्रॉब्लम है, बट मैं इनको बोलना चाहूँगा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो सबा, सो वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करो और जितने क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हों उन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करो ताकि आप देखो कि आप कितना समझ पा रहे हो उन क्वेश्चंस के बारे में, क्या आप सही आंसर तक पहुंच रहे हो। इसके अलावा दूसरे जो सब्सक्राइबर हैं मीना राज, इनके बारे में विशेष तौर पे कहूँगा मैं कि 2000 क्वेश्चन का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा है जिसमें पूरा हमारा ये डेली बेसिस पर आता है सुबह 10 बजे। सो इसमें ये डेली पार्टिसिपेट करते हैं, पूछे गए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर करते हैं। देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पर बोला है आप लोगों से कि आप लोग आंसर्स जो करें वो कहीं सर्च मत करिए। अगर आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आप वीडियो देख रहे हैं और उसी समय जो है आपके दिमाग में आ गया उसका आंसर, तब आप रिप्लाई करिए। या फिर वीडियो देखते देखते अगर रिकॉल कर पा रहे हैं आप तब फिर उसको आप आंसर उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अदरवाइज कहीं सर्च मत करिए, क्योंकि यहाँ पर पर्पस सिर्फ इतना है जो भी कुछ आज तक आपने पढ़ा हुआ है क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। सो मीना राज की बात मैं कर रहा था, इन्होंने ऑलमोस्ट 100% यहाँ पर एफर्ट डाला है, सारे क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर करने का कोशिश किया जितना इन्हें आते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी हैबिट है और इनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगा मीना राज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप ऐसे ही हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर्स करते रहो। ये सारे क्वेश्चंस जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वहाँ पर आप देखोगे इसी के अंदर से क्वेश्चंस आपसे वहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेट नंबर 11। दोस्तों अभी तक 85 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। आज के इस वाले वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे 86 क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए और आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो ये कथन दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए थे। दूसरा स्टेटमेंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे। तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, चाहे हम पहले स्टेटमेंट की बात करें जिसमें 2 सत्र की बात करी गई है 1883 और 1885 में, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इनके बारे में बात करी गई है कि ये जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे, ये भी सही है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, ये भी यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की बात करते हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताइए जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने कितने सेशंस की अध्यक्षता करी, वो सेशंस कौन कौन से ईयर में आयोजित हुए और कहाँ पर आयोजित हुए, उनका जो प्लेस है। ठीक है, एक हिंट यहाँ पर बता रहा हूँ कि 3 सेशंस में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब ये सेशंस कहाँ पर हुए थे, वो सिटी कौन सी थी और वो साल कौन सा था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, A.O. ह्यूम, इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से
समझते हैं, जानते हैं। ये बताइए ये कहाँ के एग्जैक्टली कहाँ के ये निवासी थे, ठीक है, सिटीजन कहाँ के थे, कहाँ के नागरिक थे, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो 87 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। मतलब जो एम नहीं था वो आपको यहाँ पर चूज करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एम नहीं था, पहला भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करना, भारतीय राष्ट्र मतलब जो एक राष्ट्रीयता की भावना थी उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये तो मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं था आपको ये चूज़ करना है, तो पहला तो यहाँ पर होगा उद्देश्य। दूसरे की बात करें तो एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना, ये वाली बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें शिक्षित करना, ये भी एक पर्पस था। इसके बाद चौथे की बात करें जहाँ पर बोला गया है कि समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, तो ये एम नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। प्रारंभिक दौरान अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ की, इनिशियल फेज़ की, तो ये टारगेट नहीं था कि सामाजिक सुधार जो है वो समाज में किया जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अच्छा, ये जो आप पूरे क्वेश्चंस देख रहे हैं ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इसीलिए देखो मैंने आप लोगों से बोला है कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, बीईओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज में आप एनरोल कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका एक सपना है एक एसडीएम के रूप में काम करने का, अपने फ्यूचर को बनाने का, या फिर आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हो, या फिर आप बीईओ बनना चाहते हो, फिर किसी भी वनडे एग्जाम में आप अपने लिए एक जगह बनाना चाहते हो, अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर 1 to ऑल जो भी आपके एग्जाम में आएगा सब कुछ कवर अप किया जाता है, कुछ छूटता नहीं है। मतलब अगर आप प्रॉपरली ये सारे स्टडी मटेरियल को पढ़ते रहोगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। चीज़ों को पढ़ना और उनको रिकॉल करना, 2 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो उसके बाद कोई भी चीज़ आपकी मतलब हर्डल नहीं बनेगा कुछ भी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 88 नंबर के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर जो 88 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कथन दिया हुआ है और एक जो है वो कारण दिया हुआ है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यम चरण के संबंध में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। अब पहला यहाँ पर जो कथन है वो दिया है कि नरमपंथियों का मानना था कि अंग्रेज सिर्फ भारतीयों के लिए बनना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पर कहने का ये है कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिशों को वास्तविक भारतीय परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी। मतलब इनको ये लगता था, नरमपंथियों को, जिसमें दादा भाई नौरोजी और ये सब लोग थे, तो इनको ये लगता था कि मतलब अंग्रेज चाहते हैं कि वो भारतीयों के लिए कुछ करें, बट उनको पता ही नहीं है कि समस्याएं कहाँ पर हैं। सो मतलब एग्जैक्टली जो परिस्थितियां हैं भारतीयों की वो उन्हें नहीं पता है। सो ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा भैया जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कथन ए, ये एकदम गलत है, क्योंकि अंग्रेज कभी भी यहाँ पर भारतीयों के लिए कुछ करने तो नहीं आए थे। वो आए थे यहाँ पर व्यापार से मुनाफा कमाने, आगे जाके उन्होंने वही काम करा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। बाद में दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। वो सारी चीज़ें, मतलब उनका मेन पर्पज़ भारत का दोहन करना था, यहाँ के संसाधनों का, यानी कि यहाँ की धन संपत्ति का दोहन करना था, ना कि यहाँ पर भारतीयों के लिए काम करना था। सो पहला तो यहाँ पर है भैया इनकरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब जो कथन आर दिया हुआ, नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिशों को वास्तविक भारतीय परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी, ये वाली बात यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मध्यम चरण था उसके संबंध में स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर जो कथन ए है उसमें दिया हुआ है कि नरमपंथियों का मानना था कि अंग्रेज सिर्फ भारतीयों के लिए बनना चाहते हैं, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों का हित हो इस तरीके से। और जो उसका रीज़न था वो क्या था कि नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिशों को वास्तविक भारतीय परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी। सो देखिए ये जब हम बात कर रहे हैं इसकी, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि नरमपंथी ऐसा समझते थे कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों के हित में काम करना चाहते हैं। ये वाली बात तो सही है, क्योंकि नरमपंथियों का यही थॉट प्रोसेस था कि नहीं यार अंग्रेज ठीक हैं, बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा,
अब देखिए यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं जो कोड दिया हुआ है, सबसे पहला क्या है कि ए सही है और आर जो है मतलब रीज़न जो है वो असर्शन का एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है। ये तो यहाँ पर है गलत क्योंकि स्पष्टीकरण तो नहीं है। दूसरा दे रखा है कि ए सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा कि ठीक है, नरमपंथी ये मानते थे कि अंग्रेज जो है भारतीयों के लिए काम करना चाहते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं, बट उनको सही जानकारी नहीं है। ठीक है, बट ये स्पष्टीकरण नहीं हो सकता इस चीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दिए हुए इन पर विचार करना है और आपको बताना है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो नरमपंथी थे इनका योगदान क्या था। सो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाएं और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करें। दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की राय में भारत में सुधारों के रूप में लागू करना। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की राय को भारत में सुधारों के रूप में लागू करना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है जिसमें बात करी गई है चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाएं और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करें, ये यहाँ पर सही है। ये आईएनसी में नरमपंथियों का योगदान था, जबकि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की राय को भारत में सुधारों के रूप में लागू करना, ये इनका इस चीज़ में कोई योगदान नहीं था। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि केवल एक। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यम चरण के संबंध में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर जो कथन है, जो असर्शन है, उसमें दिया हुआ है कि उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया। इसका कारण क्या है? ये दिया हुआ है कि उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में है। अब देखिए यहाँ पर जो कथन है, जो असर्शन है और जो रीज़न है, ये दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि ए सही है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं दो और आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका गठन भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था। चलिए अभी इसके बारे में आप लोग सोचिए, जब तक यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके बारे में एग्जैक्टली कितने लोग इसके अंदर नॉमिनेट करे गए थे और क्या कुछ हुआ था। तो अगर हम बात करें 1862 से 1892 के बीच की, तो केवल 45 इंडियंस थे जिनको इसमें नॉमिनेट किया गया था। अगर हम इसमें बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, तो इसमें आपको नाम याद रखने हैं सैयद अहमद खान। अच्छा, सैयद अहमद खान के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, समझते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका क्या कुछ रिलेशन है और क्या ये हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे, मतलब सपोर्टिव थे, ये सारी चीज़ें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए सैयद अहमद खान की बात हो गई। इसके अलावा क्रिस्टोफर दास पाल, क्रिस्टोफर नहीं है, क्रिस्टोदास पाल। इसके बाद नेक्स्ट अगर नाम की बात करें तो VN मांडलिक। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, KL नुलकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसके बारे में याद रखना है। आई थिंक अब आपको ये आंसर पता चल गया होगा। अगर हम पहले वाले की बात करें स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा आपका 1861। दूसरा यहाँ पर जो रास बिहारी बोस के बारे में दे रखा है, तो उनके बारे में दे रखा है कि उनका जो नामांकन किया गया था विधानसभा में किया गया था, तो ये चीज़ गलत है। अभी हमने देखा कि इनका जो नामांकन था वो किस में करा गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये एक और व्यक्तित्व थे रास बिहारी बोस, ठीक है, सॉरी घोष, रास बिहारी घोष। इनका नाम और याद रखना है, इनका भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन किया गया था। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कोई नहीं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ये आपको पूछा गया है 1892 के काउंसिल अधिनियम
के बारे में निम्नलिखित में कौन गलत है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया गया था। दूसरा है बजट पर केवल चर्चा की जा सकती थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि पूरक प्रश्न ना तो पूछा जा सकता था, ना ही किसी प्रश्न के उत्तर पर चर्चा की जा सकती थी। अब ये जो गलत है यहाँ पर आपको वो चूज़ करना है। सो देखिए यहाँ पर केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बजट पर केवल चर्चा नहीं, चर्चा के साथ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन 2, यानी कि मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो केवल जो 2 है वो यहाँ पर सही होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। अब पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1892 के परिषदों के सुधार का कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वागत किया गया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रवादियों ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर स्वशासन की मांग की। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है वो यहाँ पर सही होगा। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांगें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा आगे रखी गई थी। पहला, सरकारी सेवा का भारतीयकरण, ये बात सही है। दूसरा, एक आक्रामक विदेशी नीति का समर्थन जिसके परिणाम स्वरूप वर्मा का विनाश हुआ। देखिए ये कभी भी नरमपंथी मांग ही नहीं, मतलब इनकी मांग हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनका नेचर ही नहीं था इस तरीके का। तो ये स्टेटमेंट तो पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि अन्य विदेशी उपनिवेशों में भारतीय श्रम के लिए बेहतर उपचार की मांग, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही तरीके से मेल खाता है। अब एक तरफ आपको आईएनसी के संस्थापक सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रमुख विश्वासी, मतलब जो उसमें विश्वास करते थे। अब पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि सुरक्षा बाल्व सिद्धांत, क्या ये इसमें विश्वास करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर षड्यंत्र सिद्धांत की बात करें तो इसमें आरपी दत्त थे, या फिर लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी इसमें विश्वास करने वाले लाला लाजपत राय थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो ये सुरक्षा वाल्व सिद्धांत है, ये तो भैया इससे रिलेटेड कौन है, लाला लाजपत राय, जो कि इसमें विश्वास करते थे। वहीं अगर हम लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी की बात करें तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले विश्वास करते थे। दैट मीन्स कि पहला यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है, तीसरा भी यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, षड्यंत्र सिद्धांत की, तो ये जो आरपी दत्त यहाँ पर दिया हुआ है ये एकदम करेक्टली मैच्ड है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पर आंसर होगा केवल 2 जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। सो इसके साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अपने व्हाट्सएप पर अब और फेसबुक की जो प्रोफाइल है वहाँ पर इस वाले वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा हम लोगों के लिए। बड़ी मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने में। आई होप आप उस मेहनत की रिस्पेक्ट करेंगे और ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये काम आप ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।